नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं। एक जो आर्टिकल है ना यहाँ पे, ये चाइना से संबंधित है। इसमें दो तीन बातें ये निकल के आती हैं। जब कोविड आया था ना, कई सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि अब चाइना में डीफैक्टराइजेशन होगा, यानी चाइना में जो फैक्ट्रीज है ना वो अब वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में लगेंगी चाइना की सरकार की पॉलिसीज की वजह से, और चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा क्योंकि फैक्ट्रीज वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में लगेंगी। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, चाइना से ज़्यादा डीफैक्टराइजेशन हुआ नहीं। बट अब चाइना ना एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। चाइना जो अच्छी अच्छी लेटेस्ट टेक्निक्स है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज, आमतौर पे देखो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती है ना, इनको पहले बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन चाइना में इन टेक्नोलॉजीज को इवन छोटी छोटी कंपनीज भी अडॉप्ट कर रही हैं। मतलब साफ है, इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के मामले में चाइना अभी से लीड ले रहा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। तो इंडिया जैसे देशों को जाग जाना चाहिए और इन टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। जैसे देखो, देश में सुपर कंप्यूटर आया, मतलब बाकी वर्ल्ड में बहुत पहले आ चुका था, लेकिन सुपर कंप्यूटर इंडिया में काफ़ी लेट आया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन इंडिया ने उनको लेट अडॉप्ट किया। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मामले में सरकार ठोस कदम उठाए ताकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा पिछड़ ना जाएं। तो ये तो देखो दो तीन पॉइंट इस आर्टिकल में थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अदरवाइज तीन आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स का हीट वेव्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कंपाइलेशन होगा एक प्रकार से ट्रिब्यून और डेली पायोनियर का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित यूजीसी ने यह प्रपोज किया है। और सबसे लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अहीर रेजिमेंट की मांग से संबंधित, कि इंडियन आर्मी में अलग से एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। यह कोट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिया इज द लैंड ऑफ द बुद्धा, महावीर एंड महात्मा गांधी। ये सब अहिंसा के ग्रेट प्रोपोनेंट्स हैं। तो जब आपको देखो टॉलरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इन सब के बारे में लिखना हो ना, तब आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आज के वर्ल्ड में जिन चीज़ों की आवश्यकता है ना, टॉलरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये इंडिया की वे ऑफ थिंकिंग में शामिल हैं। तो वर्ल्ड इंडिया की वे ऑफ थिंकिंग से सीख सकता है बहुत कुछ। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर कंडीशंस टू बी क्लासिफाइड एज हीट वेव्स। हीट वेव्स को क्लासिफाई करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। इंडिया हीट वेव्स ज़्यादा क्यों फेस कर रहा है पिछले कुछ सालों में, और क्या स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए हीट वेव कंडीशंस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में हीट एक्सट्रीम्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से और जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो हाल ही में अंटार्कटिक के कुछ पार्ट्स में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, वो देखो वहां के एवरेज टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। उसी प्रकार से आर्कटिक में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो एवरेज से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। आप इंडिया के कुछ पार्ट्स में देख लीजिए, आपने भी ये बात महसूस की होगी, विंटर सीजन के खत्म होने के बाद एकदम से समर सीजन आ गया। मतलब विंटर सीजन के बाद आमतौर पे स्प्रिंग सीजन आया करता था पहले, जो पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिल रहा है। और इस साल तो एकदम से समर सीजन स्टार्ट हो गया, टाइम ही नहीं मिला लोगों को एडजस्ट करने का। अभी से देश के कई इलाकों में हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। हीट वेव में क्या होता है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। आईएमडी की डेफिनेशन के अनुसार हीट वेव्स के लिए प्लेन एरिया में कम से कम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और हिली रीजन्स में टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है ना, एवरेज टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तभी ये हीट वेव कहलाती है। दो कंडीशन हो गई ना, टेम्परेचर कम से कम प्लेन एरियाज में मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ साथ एवरेज से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। और हिली एरियाज की बात करें तो टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और वही बात फिर से एवरेज टेम्परेचर से कम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। तो ये कंडीशन कहलाती है हीट वेव। मेनली देखो देश के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव्स ज़्यादा आती हैं।
सिचुएशन खास करके देखो शहरों में ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके पीछे जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन इसके लिए अर्बन हीट आइलैंड वाला जो इफेक्ट है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या होता है? देखो, अर्बन एरियाज में जहां फुटपाथ, बिल्डिंग्स, दूसरे कंक्रीट के स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं ना, तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा हीट को रिटेन करते हैं। तो इस वजह से शहरों में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। आप इंडिया और आसपास के इलाकों में हीट वेव्स का सिनेरियो देखिए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो आपस में पड़ोसी देश है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स का लॉस होता है हीट एक्सपोजर की वजह से। मतलब 2020 का ये डेटा है। वर्किंग आवर्स का लॉस, जैसे देखो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपने भी महसूस किया होगा, पढ़ने का मन नहीं करता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से काम करने की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हीट एक्सपोजर की वजह से। जितना इंडिया एक्सट्रीम्स ऑफ हीट की वजह से वल्नरेबल था, उससे 15% ज़्यादा वल्नरेबल है इंडिया। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो देखो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हीट वेव्स एक्सपोजर की वजह से। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ पार्ट्स, उड़ीसा, यहाँ पे हीट वेव्स की वजह से जो कंडीशन है ना, वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलता है। हाल ही में दिल्ली में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 36.6 डिग्री सेल्सियस, जो देखो नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर देखो हम सिस्टमेटिक ढंग से हीट वेव्स के इम्पैक्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। हीट वेव्स की वजह से बहुत सारे लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, खास करके देखो गरीब लोगों की, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो देखो आपको पता है तमाम तरह के इक्विपमेंट्स अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन गरीब लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको हीट वेव्स, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं हीट वेव्स के। और मोर्बिडिटी भी हाई देखने को मिलती है, जैसे कई तरह की कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़, सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी कंडीशंस। नेक्स्ट है क्रॉप डैमेज, फसलों की बर्बादी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा गर्मी जब एकदम से बढ़ जाए, एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस फसल के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। देखो वो सारी चीज़ें तो गड़बड़ा जाएंगी ना जब टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी फसलों की जो प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी लैंड की कम हो जाएगी। लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो फूड प्रोडक्शन कम होगी, फूड प्रोडक्शन कम होगी मतलब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट में जो फूड है, फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट तो हमने डिस्कस किया ही। और हीट वेव्स की वजह से काफ़ी बार देखो वाइल्ड फायर्स भी देखने को मिलती हैं, जंगलों में आग। हमने कुछ दिनों पहले वाइल्ड फायर से संबंधित आर्टिकल भी डिस्कस किया था। और ड्रोट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, सूखे की फ्रीक्वेंसी है, वो भी बढ़ गई है हीट वेव्स की वजह से। लांसेट जो एक फेमस जर्नल है, लांसेट की रिपोर्ट 2021 में आई थी। 134 कंट्रीज में वाइल्ड फायर्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं और ड्रोट्स भी अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आने लगे हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है, क्या किया जा सकता है? अब देखो, अगर हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा आ रही हैं तो सरकार के पास डिफेंसिव स्टेप्स लेने के और कोई चारा नहीं है। मतलब इंडिया अपने दम पर अब क्लाइमेट तो चेंज कर नहीं सकता, जो ऑलरेडी हो रहा है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, आपको पता है, इंडिया ने कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन अपने दम पे इंडिया क्लाइमेट चेंज को तो एड्रेस कर नहीं सकता है। तो हमें डिफेंसिव स्टेप्स लेने होंगे। डिफेंसिव स्टेप्स जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हमने बात की गरीब लोगों पर हीट वेव्स का असर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो वो लोग जो घर में एसी, कूलर, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार जैसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए शेल्टर्स लगवा सकती हैं, ताकि जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो उन शेल्टर्स में आके, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो शेल्टर्स में आके विश्राम कर सकें। ये चीज़ सरकार कर सकती है। और क्या सरकार कर सकती है? जगह जगह पे वाटर कियोस्क लगवा सकती है, मतलब ठंडा पीने का पानी उपलब्ध करवा सकती है। और जैसे आपको याद होगा, पोल्यूशन जब एकदम से बढ़ गया था तो बात चल रही थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए पोल्यूशन के लिए, कोविड के लिए नहीं बात कर रहे हम। तो दिन में जब दोपहर काफ़ी ज़्यादा हो, जब हीट वेव्स अपने एक्सट्रीम पर हो, तो उस समय ऐसा कोई निर्देश दिया जा सकता है कि दुकानें बंद रहेंगी,
ताकि कम से कम लोग घर से बाहर निकलें उस स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, जैसे 2-3 घंटे। इसके अलावा देखो ऑलरेडी वैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, ये सब आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा भी होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ज़्यादातर जो आज के समय में घर बनते हैं ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड या फिर नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से नहीं बनते हैं। घरों का डिज़ाइन देखो इस प्रकार से किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कूलिंग है वो रिटेन रहे और जो हीट आती है सन की तरफ से वो रिफ्लेक्ट हो जाए। इस प्रकार से घरों का निर्माण ज़्यादा किया जाएगा ना, तो ना सिर्फ एनर्जी कंजर्व होगी, एसी जो एयर कंडीशनर हैं उनकी आवश्यकता कम पड़ेगी और जो ये हीट वेव्स हैं उनसे भी थोड़ी प्रोटेक्शन हो सकेगी। तो ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से सरकार एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड को इम्प्लीमेंट करवाए, और अगर हीट वेव से बचने के लिए बिल्डिंग कोड में किसी प्रकार से बदलाव की आवश्यकता है तो इस पर भी सरकार ध्यान दे। एक और चीज़ देखो, अर्बन एरियाज़ में एक दिक्कत ये आती है, बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, इनकी जो कलर है ना वो थोड़ा ग्रे या ब्लैक होता है, तो इस वजह से हीट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। आपको पता है ब्लैक कलर की चीज़ें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं और वाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। कौन सा इफेक्ट होता है वो? एल्बिडो इफेक्ट। तो ना इस प्रकार का कोई निर्देश भी सरकार दे सकती है कि अर्बन एरियाज़ में जो स्ट्रक्चर बने उनका जो कलर है वो लाइट होना चाहिए, ना कि डार्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो। यहाँ पर देखो आप बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर अहमदाबाद का एग्जाम्पल दे सकते हो। 2013 में ना अहमदाबाद ने हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसमें मेन ध्यान दिया गया था हीट प्रूफिंग बिल्डिंग्स पर। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है जब से अहमदाबाद ने ये हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया ना 2013 में, उसके बाद हीट वेव से होने वाली जो मोर्टेलिटी है ना वो 30 से 40% कम हो गई। तो अहमदाबाद जैसा हीट एक्शन प्लान ना देश के बाकी वल्नरेबल रीजन्स में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हीट वेव्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हर साल हम इस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं ना, जैसे डीयू के एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ गई 100%, कई बार तो 100% से भी ज़्यादा। लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ गई 99%। हर साल ये खबरें हम देखते हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है +2 में, यानी 12वीं के एग्ज़ाम में जितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर। बट अब यूजीसी ने ना एक नया सिस्टम प्रपोज किया है। यूजीसी ने कहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होगा, जिसका नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। +2 के मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं होगा, टेस्ट होगा जिसको कंडक्ट किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। एक दिन में 2 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होगा और इस टेस्ट में 3 सेक्शंस होंगे। पहला जो सेक्शन होगा इसमें लैंग्वेज में एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, जैसे इंग्लिश में फॉर एग्जांपल। दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इकोनॉमिक्स की ब्रांच में एडमिशन लेना है तो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस। तीसरे नंबर पे हमारे सीसेट जैसा लॉजिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें। तो ये 3 सेक्शंस होंगे इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, और जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मतलब मेरिट के आधार पर देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। ये 45 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूजीसी द्वारा फंडेड हैं। तो ये तो कंटेक्स्ट हुआ। अब बात करते हैं एनालिसिस की। देखो चाइना, जापान, यूएस में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। तो इंडिया भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इससे शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है, बट देखो एकदम से यूटर्न लेने के समान है सरकार का ये डिसीजन, क्योंकि अभी तक 100% वेटेज थी +2 के मार्क्स की, लेकिन अब जो सिस्टम प्रपोज किया गया है इसमें +2 के मार्क्स की वेटेज 0 है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि लोग अब +2 को तो सीरियस लेना ही बंद कर देंगे फिर, क्योंकि +2 के मार्क्स की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रही बिल्कुल भी। और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके लिए कोचिंग सेंटर्स अब एकदम से फलने फूलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा
कोचिंग्स की आवश्यकता होगी। ऐसा ना हो जो अमीर लोग हैं, जो कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कोचिंग लेकर इस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, लेकिन वो लोग जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं इस टेस्ट में पिछड़ जाएं और उनको एडमिशन ना मिल सके। कहीं ऐसा ना हो जाए। यहां पर देखो एक और जो एस्पेक्ट निकल के आता है ना, वो ये निकल के आता है, +2 के मार्क्स पर जब एडमिशन होता है ना, जो कि अभी तक सिस्टम चला आ रहा था, अब ना हर जगह ना इवैल्यूएशन पैटर्न सेम नहीं होता। जैसे यूपीएससी ये करती है कि किसी ऑप्शनल के मार्क्स ज़्यादा दे देती है, खुली मार्किंग होती है, लेकिन किसी किसी ऑप्शनल में मार्क्स कम आ जाते हैं, मतलब एवरेज मार्क्स ही बिल्कुल 220 के आसपास हैं। अब बोलने को यूपीएससी बोलती है कि हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लेकिन मार्क्स को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उन्होंने नहीं किया है, तभी तो इस ऑप्शनल में इतने कम मार्क्स आए हैं और दूसरे ऑप्शनल में भर भर के मार्क्स दिए हैं यूपीएससी ने। तो उसी प्रकार से कई बार ना +2 के मार्क्स के साथ हो जाता है। अब कोई बोर्ड ऐसा है ज़्यादा मार्क्स देता है, खुली मार्किंग होती है, लेकिन जो रीजनल बोर्ड्स होते हैं जैसे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है, यूपी का एजुकेशन बोर्ड है, यहाँ पर मार्किंग थोड़ी टाइट होती है, तो उनको तो कभी एडमिशन मिल ही नहीं सकेगा एसआरसीसी में, क्योंकि वहाँ पे तो कट ऑफ ही 100% है, 100% से ज़्यादा है, तो ये दिक्कत आती है। तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ये जो नया सिस्टम है ना, ये सबको इक्वल मौका देगा इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का। पहले जो दिक्कतें थी कि किसी किसी बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे +2 में, वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बट देखो इस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट जो अच्छा निकल के आता है वो ये है, हमारे देश में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है हायर एजुकेशन के लिए? सिर्फ 27.4%। ये 2017-18 का डेटा है, यानी 18 से 23 के बीच में जो एज ग्रुप में आते हैं, इस एज ग्रुप में 18 से 23 के बीच में सिर्फ 27.4% लोग ही एडमिशन लेते हैं हायर एजुकेशन में। बाकी 62.6% कहाँ गए आप बताइए? उन्होंने एडमिशन तो नहीं लिया, या तो छोड़ दिया +2 के बाद में स्कूलिंग को, या फिर उनका एडमिशन हो नहीं पाया। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो बात ये है ना, जो हमने ना मेडिकल एजुकेशन से संबंधित आर्गुमेंट डिस्कस किया था ना, वो यहाँ पर भी लागू होते हैं कि डीयू जेएनयू जहाँ पर एडमिशन के लिए मारामारी रहती है, इतनी कम यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में है ही क्यों कि कुछ लोगों को एडमिशन मिलता ही नहीं दिल्ली में। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की आवश्यकता है तो फिर खोली क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स वंचित रह जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन से? इस पर ध्यान देने के बजाय सरकार ये चीज़ें कर रही है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ भी ठीक है, बट क्वालिटी एजुकेशन पर तो सबको हक है ना। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें भी तो यही बात बोली गई थी ना कि क्वालिटी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता है। अच्छी कॉलेजेस हैं हमारे देश में, तो अच्छे कॉलेजेस और भी तो खुलने चाहिए ना, ताकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो ही ना क्वालिटी एजुकेशन के लिए। लास्ट में एक आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है कि देखो जो इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड सेम नहीं है ना, सीबीएसई में, आईसीएसई में, रीजनल बोर्ड्स में इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड सेम किया जा सकता था, फिर ये दिक्कत ना आती कि जो हम बात बोल रहे थे कि कुछ बोर्ड्स टाइट मार्किंग करते हैं, कुछ बोर्ड्स थोड़ी लिबरल मार्किंग करते हैं, तो सेम कॉपीज की इवैल्यूएशन का पैटर्न सेम होता ना, तब फिर ये जो सिस्टम चला आ रहा था, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। खैर सरकार ने अब नया मॉडल ये प्रपोज किया है। अगर सरकार इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करती है ठीक है, बट सरकार को फिर दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक तो देखो गरीब परिवारों के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कोचिंग ना ले पाने की वजह से इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, ये नहीं होना चाहिए। जो कि देखो तमिलनाडु में नीट के एग्जाम प्रपोजल के बाद ये आर्गुमेंट देखने को मिला कि रूरल एरियाज के बच्चे पिछड़ गए हैं। तमिलनाडु में पहले वहाँ पे ना मेडिकल सीट्स मिलती थी, आपको पता है, +2 के मार्क्स के आधार पर, लेकिन नीट एग्जाम आ गया तो एडमिशन आसानी से नहीं हो पाया बच्चों का। ये एक आर्गुमेंट है नीट के अगेंस्ट तमिलनाडु में। तो यहाँ पर भी वो आर्गुमेंट लागू होता है। सरकार ध्यान दे, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो ताकि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इस प्रकार की मारामारी ना हो। हर एक हमारे देश में स्टूडेंट का हक बनता है क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस करना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन आर्मी में अलग से अहीर रेजिमेंट इस्टेब्लिश करने की मांग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। अहीर कम्युनिटी के लोग मेनली यादव होते हैं और हरियाणा में अहीर कम्युनिटी के लोग मेनली रहते हैं गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम देखो
एसेस करें देश के कौन से ऐसे इलाके हैं जिनसे इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा युवा भर्ती होते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उन्हीं इलाकों में आएंगे। यानी यहाँ से युवाओं की इंडियन आर्मी में जो पार्टिसिपेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, 1962 में रेजांगला में जो फाइट हुई थी ना उसमें इंडिया की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट 13 बटालियन चार्ली कंपनी ने हिस्सा लिया था। 120 हमारे जवान शहीद हो गए थे और काफ़ी बहादुरी का परिचय दिया था इस फाइट में हमारे आर्मी के जवानों ने, क्योंकि उनकी बॉडीज़ नहीं मिली थी बहुत दिनों तक। तो बाद में लेकिन बर्फ़ हटी तो उनके हाथों में वेपन्स थे लेकिन एमनीशन ख़त्म हो गया था। मतलब आखिरी सांस तक उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। तो 120 जवान जो शहीद हुए थे ना उस रेजांगला की फाइट में, उसमें से 117 अहीर कम्युनिटी के थे। तो इस साल 50 साल पूरे हो रहे हैं उस घटना को। अब अहीर कम्युनिटी के लोग इस मौके पर डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी में अलग अलग क्लास को लेके जो रेजिमेंट्स हैं ना, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स के अलग से रेजिमेंट है, तो उसी प्रकार से अहीर रेजिमेंट भी होनी चाहिए हमारे नाम पर। ऐसी डिमांड की जा रही है अहीर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा और इसी के लिए उन्होंने रोड जाम किया। और ये जो मांग है काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन अब रेजांगला की फाइट के 50 साल पूरे होने के बाद मांग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। बट देखो, वैसे यूं देखें तो मांग जो है वो पूरी की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अहीर कम्युनिटी के लोग बहादुर हैं, काफ़ी सारी लड़ाइयों में ये साबित हुआ है। बट इसके खिलाफ के आर्ग्यूमेंट्स देखिए। खिलाफ के आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो मार्शियल क्लासेस में विश्वास किया करते थे। मतलब उनका ये मानना था कि कुछ जो क्लासेस हैं या फिर कास्ट हैं उसके लोग ज़्यादा बहादुर होते हैं, जैसे जाट, राजपूत, गोरखा। बट देखो, आज के समय में आज़ाद भारत में जो इंडियन आर्मी है इस कंसेप्ट में विश्वास नहीं रखती कि कुछ कास्ट या फिर क्लास के जो लोग हैं वो ज़्यादा बहादुर होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर्स। तो ये जो रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा है ना, ये ब्रिटिशर्स के समय का है कि कास्ट के नाम पे रेजिमेंट, लेकिन आज़ाद भारत में किसी भी कास्ट के नाम पे रेजिमेंट वगैरह नहीं बनाई गई है। इंडियन आर्मी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है। तो इसीलिए आज जो जाट रेजिमेंट है ना उसमें सिर्फ जाट नहीं है, जो राजपूत वाली रेजिमेंट है उसमें सिर्फ राजपूत नहीं है, मिक्स्ड क्लासेस के लोग देखने को मिलते हैं। बेशक किसी कास्ट के नाम पे रेजिमेंट हो, समझ रहे हो? मतलब पंजाब रेजिमेंट में सिर्फ पंजाबी नहीं है ना, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं हैं, बाकी भी हैं। तो अगर अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को स्वीकार किया जाता है ना, तो देश में तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कास्ट की, अलग अलग कम्युनिटीज़ की मांग उठने लगेगी कि हमारे कास्ट के नाम पर भी आप रेजिमेंट इस्टेब्लिश कीजिए। तो ये तो एक प्रकार से पेंडोरा बॉक्स ओपन करने के समान होगा। ये तर्क है कि अलग से कास्ट के नाम पर या फिर कम्युनिटी के नाम पर अब इंडियन आर्मी में रेजिमेंट नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती, ये गलत हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, कहा यह भी जाता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस मांग को पॉपुलिज्म के चक्कर में ज़्यादा भड़का रहे हैं, बट इस प्रकार की चीज़ों से देश टूटता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अहीर रेजिमेंट की मांग को लेके, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए डिटेल से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।